नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ में कैफ खान। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम ने कहा माफियाओं के खिलाफ जारी रहेगी सख्त कार्रवाई। महाकाल भक्तों के लिए अच्छी खबर, 15 मार्च से भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। गर्भगृह में भी होगी एंट्री, आज से शयन आरती में एंट्री। डीएमसी कॉलेज की लापरवाही का बड़ा खेद, नालंदी के दौरान नस काटने से महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर ने किया ऑपरेशन। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के भाई अभिनेता राजीव कपूर का निधन, राम तेरी गंगा मैली से मिली थी पहचान, 28 साल की उम्र में पड़ा दिल का दौरा। जल्द बड़े पर्दे पर नजर आएंगी आरुषि पोखरियाल निशंक, कश्मीर की वादियों में कर रही शूटिंग। एक आरडी मंत्री की आरपी निशंक की है बेटी। चेन्नई के चेपाक में ढेर हुए टीम इंडिया के शेर, पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से दी करारी मात, 4 साल बाद घर में हारा भारत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार ने माफियाओं के खिलाफ प्रभावी अभियान छेड़ा है। इस अभियान की शुरुआत से अब तक लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन 1200 भू माफियाओं से मुक्त कराई जा चुकी है। इसका उपयोग जनहित में किया जाएगा। कार्रवाई लगातार जारी है। सीएम ने कहा, मुझे बताते हुए खुशी है, चिट फंड कंपनियां पैसा खाकर भाग जाती हैं। हमने तय किया है कि उनकी संपत्ति कुर्क करके जिनका पैसा डूबा है उन्हें वापस दिलाएं। हम 50,000 लोगों को 800 करोड़ वापस करवा चुके हैं। आपको बता दें, पहली बार ऐसा हुआ कि राशन की कालाबाजारी करने वाले अफसर की संपत्ति नीलाम करके वसूली की गई। हम सतही कार्रवाई नहीं कर रहे, हम अंत तक, जब तक वापस नहीं ले लेते तब तक नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेसियों द्वारा पार्षद उम्मीदवारों को कुरान की कसम खिलाने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, कुरान की कसम खा के कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, वहाँ पर 85 संदेश सुनाने के लिए, वहाँ पर 87 संदेश सुनाने के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। कहते हैं सियासत में कस्में वादे चलते नहीं, लेकिन छोड़ा भी नहीं जाता। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में अब सत्ता की लड़ाई धन पर आकर रुक गई है। वोट बैंक की सियासत में धर्म का सहारा लिया जा रहा है और कसम दिलाई जा रही है कि वोट तो हमें ही देना होगा। दरअसल चंदन नगर में कांग्रेस ने जलसा आयोजन रखा था, जहां कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवारों को शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कुरान की कसम खिला दी। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जहां एक और मुस्लिम इलाकों में लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, तो वही मजहबी रहनुमा भी इससे काफी नाराज हैं। मजहब को क्यों बीच में डालते हैं सियासत में? क्या आप कहीं पे कैसी कसम दिला रहे हैं, कहीं कैसी कसम दिला रहे हैं? अरे भाई, आप अपने तौर से शपथ दिलाइए जिसको दिलाना हो, लेकिन धर्म आधारित शपथ क्यों दिलवाते हैं आप कि ये सब ये फला ऐसा ही होगा, फला धर्म ग्रंथ को लेकर आप उसको करवा रहे हैं? तो बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई तौर से नहीं होना चाहिए। आप ये शपथ दिला दीजिए कि सब हम सियासत ईमानदारी से करेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, वो समझ में आता है। और इसमें मजहब क्यों बीच में डाल रहे हैं? चंदन नगर इलाके में कांग्रेस नेता विनय बाकलीवाल ने पार्षद के उम्मीदवारों को कुरान की कसम खिला दी और कसम दिलाते हुए कहा कि जिसे भी टिकट मिलेगा सबको उसकी मदद करना है। साथ ही बाकलीवाल ने दोहराते हुए कहा कि कुरान की कसम खाइए कि जिसे टिकट मिलेगा अब उसकी मदद करेंगे। साथ ही सब मिलकर महापौर के उम्मीदवार संजय शुक्ला को वोट दिलाएंगे। बाकलीवाल ने जोश जोश में कुरान की कसम भी खिला दी, लेकिन बाद में कई लोगों ने इसका विरोध किया कि अब कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल वीडियो के साथ छेड़छाड़ होने का दावा करते हुए सफाई दे रहे। सत्य है, ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई कुरान की कसम को लेकर। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है।
मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और आने वाले समय में मैं इसकी जांच की भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इसकी जांच की भी मांग करूँगा। वीडियो वायरल होने पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। धार्मिक रहनुमाओं के साथ सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और सियासत को धर्म से जोड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं ना, कुरान की कांग्रेस हो गई ऐसा लगता है। जनता के काम किए नहीं, विकास किए नहीं, लोगों में भरोसा रहा नहीं, राम का विरोध करते रहे। जब भाजपा ने जय श्री राम बोला तो राम का विरोध किया, कहा कि राम की राजनीतिक फायदा उठा रहा है। तो क्या आज कांग्रेस जो है कुरान की कसम खाकर कुरान की कांग्रेस कहलाएगी? हाँ, हम तो गर्व से कहते हैं कि राम की भाजपा है। अब कांग्रेस कहे गर्व से कि वो कुरान की कांग्रेस है क्या? इस आसमानी किताब की कसम डालने के पीछे का जो कारण है वो दर हकीकत ये है कि संजय शुक्ला और विनय बाकलीवाल जी को इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो गद्दार है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो धोखेबाज है, कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ा हुआ मुसलमान है वो कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेगा। और अपने इसी डर के चलते शहर कांग्रेस अध्यक्ष को और महापौर पद के प्रत्याशी को कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमानों को कुरान की कसम दिलाना पड़ रही है। इंदौर में लगातार सामने आ रहे वीडियो ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नया वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई है। एमपी में सत्ता पाने की लड़ाई धर्म तक आ गई है। वोट के लिए कुरान पाक की कसम खिलाई गई है। चुनाव में धर्म और कसम का ताना बाना बुना जा रहा है। बड़ा सवाल है और मुद्दा गर्म है कि राजनीति के दंगल में धर्म का दांव आखिर क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसदों ने विदाई भाषण दिया। इसके बाद जब गुलाम नबी आजाद के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे अपने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसी बुराइयां समाज में है वो बुराइयां हिंदुस्तानी मुसलमान में नहीं हैं। वहीं एक और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए। तो वहीं पीएम मोदी भी अपने अभिभाषण में पुरानी यादों का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। पेश हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था आशियाना था। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। गुलाम नबी आजाद का जन्म 7 मार्च 1949 को कश्मीर के डोंडा जिले के सौती नामक गांव में हुआ था। वर्ष 1972 में गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में एमएससी की डिग्री हासिल की। गुलाम नबी आजाद ने श्रीमती शमीम देव आजाद से विवाह किया और उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। गुलाम नबी वाशिम महाराष्ट्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य रहे। 1973 में भलसवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीतिक मैदान में प्रवेश किया। उन्होंने 1980 में महाराष्ट्र में वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला संसदीय चुनाव जीता। उन्हें 1982 में कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय में एक केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। वर्ष 2005 में जम्मू और कश्मीर के रूप में उन्होंने शपथ ली। बता दें कि गुलाम नबी आजाद साल 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। वह करीब 41 सालों से संसदीय राजनीति में है। वह साल 2014 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। वह 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सांसद रहे। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए। सिविलियन कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए। हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा
शायद उनका पति किसी का मिलिटेंट भी, कईयों के मिलिटेंट होंगे, कई क्रॉस फायरिंग। कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल के खत्म होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद से जुड़ा अपना एक पुराना वाकया याद कर भावुक हो गए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को सच्चा दोस्त बताकर पीएम मोदी राज्यसभा में भावुक हो गए। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता गुलाम नबी आजाद की छवि हमेशा से एक बेदाग और निर्विवाद छवि वाले राजनेता की रही। यही कारण रहा कि मोदी भी उनकी शालीनता और सज्जनता के कायल थे, और इसीलिए उनके विदाई कार्यक्रम में वो भावुक हो गए। नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले इंचार्ज। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 8 महीने बाद महाकाल के द्वार आम भक्तों के लिए फिर से खुलने जा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में 15 मार्च से आम श्रद्धालु भी पहले की तरह भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। भक्तों को गर्भगृह में भी जाने की अनुमति होगी। शयन आरती में आज यानी मंगलवार से ही प्रवेश मिलेगा। शयन आरती का भी समय बढ़कर रात 10:15 से बढ़ा दिया गया है। वहीं शिवलिंग पर हरिओम जल चढ़ाने का फैसला महाशिवरात्रि के बाद होगा। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की मंगलवार को हुई बैठक में ये सभी फैसले लिए गए। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक मंदिर प्रबंध समिति में आम राय बनी है कि भस्म आरती में पूरी क्षमता के साथ आम श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाए। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। साथ ही भस्म आरती के साथ ही गर्भगृह में भी भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा ताकि वे महाकाल का अभिषेक कर सकें। उन्होंने कहा कि भस्म आरती और गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश को महाशिवरात्रि के बाद पहले सोमवार से या 7-8 दिनों के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। खबर डिंडोरी से, जहां जनपद सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके गुप्ता के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से पृथक किए जाने का आवेदन कलेक्टर और वित्त अधिकारी के नाम दिया है। वहीं जनपद सदस्यों का आरोप है कि जनपद अध्यक्ष ने कोरोना काल में अपने वाहन के लिए 5 लाख का भुगतान बिना प्रस्ताव स्वीकृत किया और विकास खंड में चल रही समस्त कार्य योजनाओं की जानकारी भी नहीं दी है। बताना है ना 2.5 लाख का। जनपद पंचायत डिंडोरी में जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष और जनपद के जो पहले थे हमारे पूर्व में जनपद सीईओ एसके गुप्ता, उनके द्वारा
20 लाख की राशि का दुरुपयोग भी हुआ और गमन तो नहीं बोल पाएंगे, दुरुपयोग हुआ है। क्योंकि जब हम 2015 में जनपद सदस्य बन के आए थे तो 2017 में शायद मेरे ख्याल से एक हमको जमशेदपुर में राष्ट्रपति के द्वारा एक पुरस्कार की राशि दी गई थी, जिसका आज तक उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। जब हम सदस्यों ने उसका विरोध किया, पुरजोर कर विरोध किया, तो आज हमारे सामने ये बात आई है कि उस राशि का बंदरबाट कर लिया। खबर सिलवानी से है, जहां बीते दिनों शीतलहर चलने से काफी फसलें प्रभावित हो गईं। वहीं प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर बीमा और मुआवजा की राशि दिलाए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट के नाम तहसीलदार लखन सिनोनिया को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। हम भारतीय किसान संघ के मूल संगठन के कार्यकर्ता हैं। भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र रावत। हमारी क्या है, तुषार पाला से फसलों का नुकसान हुआ है, उसके संबंध में आज किसान इकट्ठे हुए हैं और मांग रखी है कि हमारा सर्वे कर मुआवजा और बीमा दिलवाया जाए। खबर अशोकनगर से है। मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार जिला चिकित्सालय को नंबर 1 बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पिछले करीब 1 माह से जिला प्रशासन द्वारा समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से जिला चिकित्सालय के कायाकल्प किए जाने की योजना के तहत सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी द्वारा जिला चिकित्सालय का भ्रमण किया गया। इस दौरान अस्पताल स्टाफ सहित रोगियों ने मिलने वाली सुविधाओं को लेकर कई समस्याएं बताई। जिला चिकित्सालय में पुरुषों की सोनोग्राफी होना बंद हो गई थी, डायलिसिस मशीन की आवश्यकता थी, सोलर प्लांट भी बंद पड़ा हुआ था, मरीजों के साथ आए हुए अटेंडरों को बैठने का उचित स्थान नहीं था, अस्पताल परिसर के खाली मैदान का सदुपयोग नहीं हो रहा था। इन समस्याओं को लेकर विधायक द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। हमने मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अशोकनगर अस्पताल को नंबर 1 बनाने का बीड़ा उठाया है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और हमारे एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में लगातार समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। और लेकिन हॉस्पिटल में कुछ बहुत ज़रूरी जो चीज़ें थी वो देखने के बाद हम लोगों ने महसूस किया है कि वहाँ कुछ काम होने वाले हैं ज़रूरी। तो उसके लिए आज हम लोगों ने बैठक की। सारे डॉक्टर्स थे, एसडीएम साहब थे, सारे विभागों के अधिकारी थे, PWD, नगर पालिका ज़्यादा। तो उसमें कई चीज़ें आई कि बीचों बीच खाली जगह पड़ी है जो अटेंडर्स के लिए, तो वो बहुत ख़राब हालत में है। तो वो 2 छोटे पार्क हम बना रहे हैं, जिसमें एस्टीमेट बनाया है इंजीनियर्स ने, तो उसमें 10 लाख रुपए उन्होंने लागत बताई। तो 10 लाख रुपए मैं विधायक निधि से दे रहा हूँ। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। साथ ही ये धरती वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। गोरखपुर के गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने चौरी चौरा में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस वर्ष हम चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की
गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरक्तः स्वराष्ट्रम रक्षेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। सीधी जिले के नगर पालिका की नवागत महिला सीएमओ कमला कोल ने पदभार ग्रहण करते ही पत्रकारों से रूबरू हुई। आपको बता दें, नवागत सीएमओ कमला कोल के पदभार ग्रहण करते ही कुंभकर्ण की नींद सोते नगर पालिका तो जाग गया, परंतु लोगों को अधूरे निर्माण कार्य सहित शहरों में दिनों दिन फैल रही गंदगी सहित अन्य समस्याओं से कब छुटकारा मिलता है, ये समय तय करेगा। नवागत अधिकारी के काम करने की जज्बे से लगता है सीधी की दिखती टेढ़ी तस्वीर बदलने वाली है। वहीं सीएमओ द्वारा जिले कर्मचारियों को निर्देशित किया कि पेंडिंग पड़े रोड, पुल, पुलिया के कार्यों को ठेकेदारों से बात कर जल्द से जल्द ठीक करवाया जाएगा। साथ ही जिले में मिनी स्मार्ट सिटी के कार्यों से कैसे जिले को स्वच्छ व सुंदर बनाया जाए, इसको लेके लोगों से विचार मांगे गए। देखिए, हर कोई नया आता है और एक कार्य योजना तैयार करता है और कार्य योजना के तहत कार्य करता है। मैं शहर से धीरे धीरे रूबरू हो रही हूँ, समस्याएं देख रही हूँ, उसके लिए एक प्लानिंग कर रही हूँ और उस पर क्रियान्वयन का प्रयास कर रही हूँ। खबर सिंगरौली से है। बीडीसीएस योजना नेशनल प्रोग्राम अंधत्व निवारण योजना के अंतर्गत सिंगरौली स्थित सामुदायिक भवन में जेपी त्रिपाठी सहायक नेत्र चिकित्सक के मार्गदर्शन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आशा कार्यकर्ताओं का संपन्न हुआ। जनपद देवसर अंतर्गत 250 आशा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। प्रत्येक आशा कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर पर सर्वे कर मोतियाबिंद जांच की जानी है और उनकी सूची बनाकर जिला मुख्यालय में जमा किया जाएगा। आगामी दिनों में जहां सीधी में निकाय के चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवागत सीएमओ कमला कोल द्वारा कल देर रात नगर पालिका अमला सहित सिटी कोतवाली टीआई हेतेंद्रनाथ शर्मा के साथ दुकानों, दरों तथा ठेला व्यापारियों को अतिक्रमण न व्यवस्थित ढंग से ठेले लगाने की सलाह देकर भ्रमण किया गया। वहीं साफ सफाई रखने की भी सख्त हिदायत दी गई। खबर छतरपुर से है, जहां खजुराहो झांसी फॉर लाइन हाईवे निर्माणगंज में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 140 घरों को जमींदोज किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई और अब तक मुआवजे की राशि भी लोगों को नहीं मिल सकी है। इस पूरे मामले में एसडीएम डीपी द्विवेदी का कहना है, जिनका मुआवजा बन चुका है वो मुझे आधार कार्ड और बैंक पासबुक उपलब्ध कराएं। जल्द ही लोगों को मुआवजे की राशि दी जाएगी। अच्छा, 2 दिन पहले ही दिया है? हाँ, 2 दिन पहले दिया सर। अब तो बड़े मुआवजा मिल गया आप लोगों को? नहीं मिला भाई, जगह छुट्टी में। तो इसमें जो हमारे नेशनल हाईवे के लिए अधिकृत भूमियां हैं, उन अधिकृत भूमियों के जो संरचना है या स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। और सर, कुछ लोगों का ये कहना है मुआवजा अभी तक नहीं आया, ऐसे में कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जिनका मुआवजा बन चुका है, यदि ये लोग अपने आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी मुझे उपलब्ध कराते हैं, मैं तत्काल आज ही डालने के लिए तैयार हूँ। परंतु यदि जो मुआवजा बन चुका है उसमें मैं किसी भी तरह का फेरफार नहीं कर सकता हूँ। प्रदेश भर में चल रही खनन माफिया और अवैध खनन पर कार्रवाई जिले में पुलिस ने की है। बता दें कि देहात थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से मोरंग खोदते हुए एक जेसीबी और ट्रैक्टर और एक मोरंग से भरी ट्राली पकड़ी है। मौके से 2 आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आपको बता दें कि जिले में व्यापक पैमाने पर अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है, जिसको रोकने के लिए समय समय पर कार्रवाई होती रहती है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले भर में अवैध उत्खनन रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के तारतम्य में देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि भौरा काची पठार पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस पर से मुझ थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर मौके पर भेजी गई थी, जहां एक जेसीबी व एक ट्रैक्टर ट्रॉली मुरम भरते हुए अवैध रूप से खनन करते हुए पाए गए हैं, जिन्हें जब्त कर कार्रवाई की गई है एवं धारा 379 एवं खनिज अधिनियम की विभिन्न धाराओं तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर इंदौर से है, जहां राज्य साइबर सेल पुलिस ने लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, इन धोखेबाजों ने एक फरियादी से 1 करोड़ से अधिक ठग लिए थे। बता दें कि फरियादी ने साइबर सेल से शिकायत की थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 1 करोड़ से अधिक की लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। शिकायत को गंभीरता से देखते हुए साइबर सेल ने जांच की, जिसमें सभी आरोपी गाजियाबाद के निकले। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फरियादी थे प्रियेश कोठारी, उनके द्वारा साइबर सेल में उपस्थित होकर एक आवेदन दिया गया था कि उनको फ़ोन के माध्यम से किसी व्यक्ति, मनीष गुप्ता नाम के व्यक्ति ने संपर्क किया था। वो करीब 30 करोड़ का लोन दिलाने के लिए उनको कहा था, और उसमें ये कहा था कि हम आपको कुछ करोड़ की सब्सिडी दिलाएंगे। और लोन की प्रोसेस के नाम से करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए उनसे खातों में, अलग अलग खातों में, क्रेडिट कार्ड में जमा करा लिए। खबर सिंगरौली से है। सहकारी सहकारिता समिति कर्मचारी संघ के तत्वाधान में उचित मूल्य दुकानदारों की कलमबंद हड़ताल आज भी जारी रहेगी। सिंगरौली में बीते कई दिनों से सहकारी समितियों के कर्मचारियों के द्वारा बार बार पत्र व्यवहार कर मांगे पूरी करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 52 जिलों के सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा 4 फरवरी से प्रदेश स्तरीय कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई थी। महासंघ के जिला अध्यक्ष पिता प्रसाद यादव ने बताया कि सहकारी कर्मचारियों को शासन की अन्य कर्मचारियों की भांति नियमित किया जाए। राशन दुकानों में जो 4 माह से गेहूं, चावल, शक्कर में कटौती की जा रही है, उसकी पूर्ति तत्काल की जाए। हम लोग आज से 1992 से लगातार शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है, गरीबों से जुड़ी हुई है, खाद्य वितरण की, इसको करते आ रहे हैं निर्बाध रूप से। इस इतनी बड़ी विकट परिस्थिति में जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से एक दूसरे से डरने लगा था किसी से मिलने के लिए, तब भी हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने बीवी बच्चों की जान जोखिम में डाल के खाद्यान्न का सुचारू रूप से वितरण किया। खबर बैतूल से है, जहां महिला की गोली मारकर हत्या के मामले का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या उसके ही देवर ने की थी। मृतक महिला दिवंगत पति की पेंशन और संपत्ति का केस जीत चुकी थी। इस बात से देवर और सास ससुर से तनाव जारी था। आरोपी देवर ने एक अन्य महिला की रेकी की मदद से भाभी की हत्या करवा दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को 48 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त देशी पिस्टल भी बरामद की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।